Hello, good morning everyone. Myself Mr. Manoj Prajapati, Assistant Professor of Index Nursing College. Today we are going to talk about blood transfusion, how to transfuse of blood and when the requirement of the blood transfusion. What is the complication develop in patients and other serious conditions that lose the blood more than 500 ml when the patient is required to blood transfusion. Firstly, we are going to discuss about the definition of the blood transfusion. A blood transfusion is a safe common procedure which the blood is given to the through IV intravenously one of your blood vessels, and blood transfusion are done replace the blood lost during the surgery and serious illness. ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन पेशेंट को देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं जब ब्लड बॉडी से लॉस होता है या अदर जैसे माल नरिश पेशेंट रहते हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम 5 to 6 मंथ तक कंटिन्यू, और माल न्यूट्रिशन पेशेंट रहते हैं जिनका HB 7 लेस देन 7 आता है ग्राम पर मिलीलीटर, उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट रहती है. अदर कंडीशंस होती कि ड्यूरिंग द सर्जरी, जैसे मेजर सर्जरी होती, लैप्रोटोमी होती है, क्रेनियोटोमी होती है, इन कंडीशन में मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द सर्जरी. एंड अदर इलनेस में अपन देखेंगे कि RTA होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सडन ब्लड का लॉस होने लगता है अदर पार्ट से, हेड इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ मेजर जिसके कारण से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, आर्टरी रप्चर हो जाती है, उस कंडीशन में ब्लड का लॉस होने लगता है. इसको अपन ट्रीट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं इमीडिएट, ताकि बॉडी मेंटेन कर ले और ब्लड का लेवल मेंटेन रहे, जिससे ब्लड पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं हो. ब्लड जो बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं, वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड हो सके और प्रॉपर तरीके से हार्ट अपना ब्लड सप्लाई प्रॉपर कर सके. तो इसके लिए अपन मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, वो कंडीशंस मैंने आपको बताई है. नेक्स्ट पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड इट्स कंपोनेंट्स सच एज द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपोनेंट्स है अपने, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है. कोई कंडीशंस में जैसे एनीमिक कंडीशंस रहती, सिकल सेल एनीमिया रहता, या अदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते डेवलप, जैसे RH फैक्टर होता जो कॉम्पेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि WBC ब्रेक डाउन होना. तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे प्लेटलेट ब्रेक डाउन होना या प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा लॉस होना, तो उस कंडीशन में अपन प्रॉपर तरीके से अलग अलग आइसोलेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर सकते हैं. जैसे सेपरेटली प्लेटलेट डाउन हो रहा है, WBC काउंट ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ठीक है, तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज हम कर सकते हैं पेशेंट को. उसी कंडीशन में पैक्सेल्स होती, जो रेड ब्लड सेल्स होती, वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, तो उस कंडीशन में जो पैक्सेल्स रहती है उनका फंक्शनिंग रहता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो सप्लाई करती. तो RBCs का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में कम होता है एक लेवल, उस कंडीशन में हम पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पैक्सेल रहते हैं उसमें क्या रहता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है. तो उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स बॉडी में ट्रांसफ्यूज होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथली फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके, उस कंडीशन में अपन रेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं. या होल ब्लड, ओवरऑल ब्लड का लेवल कम हो रहा है तो अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं. होल ब्लड में रहता प्लाज्मा रहता, प्लेटलेट रहता, WBC काउंट, WBCs रहती, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स रहती. इस तरीके से हम पेशेंट को जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट रहती है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड इस कंपोनेंट सच एज द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा फ्रॉम द वन पर्सन डोनर टू अनदर पर्सन रिसिपेंट्स. 1% मीन्स डोनर जो रहेगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज ब्लड उससे हम कलेक्ट करेंगे, और जिसको रिक्वायरमेंट है वो रिसिपेंट, तो वो उसको ट्रांसफ्यूज करना. तो दो कंडीशन है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द डोनर, डोनर से ब्लड कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू द रिसिपेंट्स, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो रिसिपेंट्स रहेगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड.
ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, मैंने फर्स्टली इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है। इसमें कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। प्लाज्मा रहता, प्लाज्मा 45% ब्लड में प्लाज्मा रहता। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स रहती 1%। रेड ब्लड सेल्स रहती 45%। तो ओवरऑल ब्लड के कंपोनेंट्स में प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स रहता है। इनका कंसंट्रेशन बताए 55% प्लाज्मा का रहता है, वाइट ब्लड सेल्स का रहता लेस देन 1%, प्लेटलेट का भी लेस देन 1% रहता, रेड ब्लड सेल का 45% रहता। ओवरऑल 100% में से ये अपना कंसंट्रेशन कंपोनेंट के अपन ने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट चीज़ आती है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, अपन ने एक्सप्लेन किया। ये ब्लड कलेक्शन के पहले एडीटी ट्यूब और प्लेन ट्यूब में अपन लेते हैं, जिसमें सीरम रहता है वो प्लेन ट्यूब में रहता है, जिनका नॉन डाइल्यूटेड रहते हैं वो एडीटी ट्यूब में लेते हैं, इसका एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट फॉर्मेशन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, कौन कौन से फॉर्म में एलिमेंट रहते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट्स, डब्ल्यूबीसीस रहती, वाइट ब्लड सेल्स रहती, रेड ब्लड सेल्स रहती। तो फर्स्टली रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल्स में भी एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल, बेसिनोफिल और न्यूट्रोफिल रहता। तो ये ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं, इनमें जो स्पेसिफिक इनका फंक्शन रहता है कि मोनोसाइट्स के अलग सेपरेटली फंक्शन रहते हैं, इसिनोफिल के अलग रहते हैं, बेसिनोफिल के, न्यूट्रोफिल के डिफरेंट फंक्शन रहते हैं, ये स्मूथली अपने फंक्शनिंग को कंप्लीट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसका लाइफ स्पैन वाइट ब्लड सेल्स का। तो डब्ल्यूबीसी हैज़ अ न्यूक्लियस लार्जेस्ट देन द रेड ब्लड सेल्स। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज द 10 डेज। ओवरऑल 10 डेज का लाइफ स्पैन रहता है डब्ल्यूबीसी का। अ हेल्दी पर्सन इज द 8000 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड। 1 ड्रॉप में, हेल्दी पर्सनस के 1 ड्रॉप्स में 8000 वाइट ब्लड सेल्स मिलेगा। मेड इन द बोन मेरो, सेम एज इट इज़ द मेड इन द बोन मेरो में, बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है। लाइक द रेड ब्लड सेल भी बोन मेरो में बनता है और वाइट ब्लड सेल भी बोन मेरो में बनता है। ऑल्सो मेड इन द स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड एंड टॉन्सिल्स। साथ में ये टॉन्सिल्स एंड थाइमस ग्लैंड में भी प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रोफिल्स, जो डब्ल्यूबीसी में अपन ने एलिमेंट्स पढ़े थे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्टली न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 to 5 डेज रहता है। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज रहता है। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था बेसिनोफिल का लाइफ स्पैन रहता है 12 to 15 डेज। एक वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल होता है अपना, उसका लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज रहता है। बेसिनोफिल का 12 to 15 डेज रहता है। नेक्स्ट आता है इसिनोफिल का 7 to 12 डेज रहता है। नेक्स्ट मोनोसाइट्स रहता है 2 to 5 डेज इसका लाइफ स्पैन रहता है। लिम्फोसाइट्स का 1.5 डेज इसका लाइफ स्पैन रहता है। नेक्स्ट ब्लड कंपोनेंट्स में बनने पड़े कि प्लेटलेट का थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्लेटलेट आर द क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड के क्लॉटिंग में। अगर लेस देन 1.5 लाख होता है प्लेटलेट का कंसंट्रेशन ब्लड में डाउन होने लगता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण से ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। उस कंडीशन में अपन पर्टिकुलर अगर प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन कम होता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट सेल फ्रेगमेंट्स रहते हैं, प्रोड्यूस इन द बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन 1 वीक का रहता है, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट रहता है। फिब्रिन्स स्ट्रिक्टली नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन फाइबर्स, स्ट्रिक्टली इसका नेटवर्क रहता है प्रोटीन फाइबर से। नेक्स्ट अपन वी विल डिस्कस अबाउट द रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन बोन मेरो, सेम एज इट इज़ जैसे वाइट ब्लड सेल का अपन ने एक्सप्लेन करा कि ये मेड इन बोन मेरो रहता है और टॉन्सिल्स और थाइमस ग्लैंड में रहता है। अब रेड ब्लड सेल का सेम एज इट इज़ अपन एक्सप्लेन करेंगे। प्रोड्यूस इन बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है। कंटेन हीमोग्लोबिन, डिलीवरी ऑक्सीजन टू सेल। नेक्स्ट इसका रहता है हीमोग्लोबिन रहता है इसमें, रेड ब्लड सेल्स है इसमें। इसका स्पेसिफिक फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करके रखती है। जो रेड ब्लड सेल्स रहती है ऑक्सीजन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में इसको ट्रांसफरिंग का काम रहता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम रहता है, तो वो स्पेसिफिक इसका ऑक्सीजन का रहता है। कैरी CO2 अवे, CO2 को बाहर निकालती है। आरबीसीज हैज़ बीन 120 डेज लाइफ स्पैन, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन रहता है तो आरबीसीज का 120 डेज का रहता है इसका लाइफ स्पैन। अब वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूलर रेड ब्लड सेल्स दैट इज द कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न द
carbon dioxide from the tissue back the lungs. And hemoglobin is made up the four proteins, molecules, globulin chains that are the connected together. फर्स्टली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी के अंदर रहता है. हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है. प्रोटीन से ही फॉर्मेशन इनका धीरे धीरे इंक्रीज होता है. प्रोटीन से बनता है तो प्रोटीन इसका मॉलिक्यूल होता है. इसके फंक्शन क्या रहते हैं हीमोग्लोबिन के कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 को कैरी करके ये लंग्स तक पहुंचाती. सेम लाइक दिस हार्ट से लंग्स तक जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्यूरिफाई होता है लंग्स से, लंग्स के बाद में वापस हार्ट में आता है और हार्ट से ट्रांसपोर्ट पूरे ऑल ओवर बॉडी में एवरी टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड. सेम एज इट इज़ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अपन बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कैरी करके लंग्स तक लाती, हार्ट तक लाती, हार्ट से लंग्स में जाता, फिर प्यूरिफाई आता है. सेम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कंटिन्यू करता है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के पर्पस क्या रहे? तो टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर सडन लॉस ऑफ द ब्लड ड्यू टू द हेमरेज, ट्रॉमा एंड बर्न. इसका पर्पस रहता है हीमोग्लोबिन का कि कहीं पे लॉस होता है, कोई इंजुरी होती है बॉडी में, किसी पार्ट में इंजुरी होती है जहाँ से ब्लड लॉस होता है, तो फर्स्टली रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर करके रखता है. नेक्स्ट, देयर इज द सडन लॉस ऑफ द ब्लड ड्यू टू द हेमरेज एंड ट्रॉमा, किसी भी कारण से होता है उसको रिस्टोर करके. टू राइज द हीमोग्लोबिन लेवल इन द केस ऑफ द एनीमिया, एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन के लेवल को राइज करके रखती. टू ट्रीट द डिफिशियंसी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ट्रीट करती प्लाज्मा और प्रोटीन फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर्स को ट्रीट करते हैं. पर्पस अपना यही रहता है कि इनको ट्रीटमेंट करना. ट्रीटमेंट मीन्स क्या? हेल्प करना, प्लाज्मा प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता. टू रिप्लेस द ब्लड विद द हीमोलाइटिक एजेंट विद द फ्रेश ब्लड एज इन केस ऑफ द एरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटल्स एंड हीमोलाइटिक एनीमिया. कभी कभी क्या होता, ब्लड के अंदर ब्रेकडाउन होता है, WBC का ब्रेकडाउन होता है, रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है. तो ये बोला है एरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटल्स एंड हीमोलाइटिक एनीमिया. हीमोलाइटिक एनीमिया में लॉस होता है ब्लड का, जिसका ब्रेकडाउन होता है, जितनी सेल्स बनती सडनली उसका ब्रेकडाउन होना चालू होता है, उसको हीमोलाइटिक बोलते हैं अपन. नेक्स्ट अपन ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे. ABO ग्रुपिंग क्या होता है? तो ह्यूमन ब्लड इज द क्लासिफाइड इनटू द 4 groups. First, A, B, AB or O, based on the type of the antigens present in the erythrocytes, well as the type of the antibodies present in the plasma. The person with the A type of the blood have the A antigen, B type have B antigen, AB type have both A or B antigen. O type of the blood group do not have A or B antigen इन देयर रेड सेल्स. क्लियर हुआ? फर्स्टली फिर एक्सप्लेन कर रहा. द पर्सन इज A टाइप ऑफ द ब्लड हैव A एंटीजन, B टाइप ऑफ द ब्लड हैव B एंटीजन एंड AB टाइप ऑफ द A, द बोथ आर द एंटीजन प्रेजेंट, बट द स्पेसिफिक O टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप डू नॉट हैव A और B एंटीजन इन देयर रेड ब्लड सेल्स. A और B एंटीजन्स इसमें नहीं रहते. अब हीमोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द हीमोलाइटिक रिएक्शन. द रप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. हीमोलाइटिक मीन्स का हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना. तो इसमें बोला है कि द रप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स रप्चर होती, डिस्ट्रक्शन होता, उसी को बोलते हैं हीमोलाइटिक. एंड एक्यूट द हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन is the type of the transfusion reaction that is the associate with the hemolysis. फर्स्टली ये रिएक्ट कब होता है कि कोई ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते, क्रॉस मैचिंग करते कि ए पॉजिटिव इज सेम, बट उसमें भी रिएक्शन हो जाती है. उस कंडीशन में हीमोलाइटिक होता है, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है या रप्चर होना चालू है. सेकंड, it is occur the very soon after the transfusion and within the 24 hours the post transfusion. इसमें दो कंडीशंस होती कि जब आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, या तो मैं भी पॉसिबिलिटी 5 to 10 मिनट या इनिशियली ट्रांसफ्यूज करने के बाद में हेमोलाइटिक कंडीशंस बनती, या फिर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन 24 आवर्स
आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया पेशेंट को, जिसको रिक्वायरमेंट थी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, उसके 24 घंटे के बाद भी ये रिएक्शन हो सकती है, उसको बोलेंगे अपन hemolytic reaction. It can occur quickly upon the transfusion, a few millimeters up to the 1 to 2 hour the post transfusion. फ्यू मिलीलीटर्स में भी हो सकता है, 1 to 2 hours में पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, या 24 hours में। ये 3 अलग अलग अपन ने बताए। कलेक्शन एंड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, हाउ टू कलेक्ट द ब्लड एंड हाउ टू ट्रांसफ्यूज, how to storage, and when the temperature is the maintaining and blood storing, all are these things are discussed about the collection and storage transportation of the blood. Firstly, collect of the blood from the donor is done in the blood bank. Firstly, इसमें अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड डोनर जो अपने पास आता है वो डोनेट करता है ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक में उसको डोनेट कराएंगे। सेकंड, इट इज़ द कलेक्ट इन द ब्लड बैग कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन। ब्लड बैग में कलेक्ट करते हैं, उसमें एंटीकोगुलेटिंग सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या ब्लड क्लोट नहीं हो पाता और नॉर्मल सॉल्यूशन में रहता है। द एंटीकोगुलेंट यूज द एसिड सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज और सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये इसके कंटेनिंग्स रहते हैं, जिसको अपन डाइल्यूट करके ब्लड बैग में रखते हैं। All the article used for the collection of the blood should be sterile, this should be poison free. इसमें जो भी आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे अपन आई सेट यूज़ करते हैं, वैक्यूम यूज़ करते हैं जिससे ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड बैग यूज़ करते हैं, स्प्रिट स्वैब यूज़ करते हैं, इंट्रागेट यूज़ करते हैं, और इंट्रागेट अपन वो निडल यूज़ करते हैं, जो उसमें वैक्यूम में लगाते हैं, अपन वीनस में लेते हैं और उससे ब्लड का फ्लो आता है और ब्लड कलेक्ट होता है। तो वो all procedures should be sterile and pyogenic free. Fourth one, each donor unit must be labeling in clear and readable letters. जो डोनर रहता है, डोनर यूनिट मस्ट बी लेबल्ड इन क्लियर एंड रीडेबल। इसमें 3 चीज़ और, लेबलिंग करते हैं हम ब्लड बैग पे, किसका है ये डोनेट, किसका, टाइम और डेट मेंशन करते, और उसमें कैपिटल लेटर में अपन मेंशन करते पेशेंट का, डोनर का नाम और ये क्रॉस मैचिंग सैंपल, डेट ऑफ कलेक्शन, डोनर का नाम है उसमें नहीं लिखते अपन, उसमें डेट ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सप्लेन करते, ब्लड बैंक नंबर एक्सप्लेन मेंशन करते, उसमें ब्लड बैंक नंबर मेंशन करते हैं और ब्लड बैग नंबर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन डेट और एक्सपायरी डेट क्लियरली लेबलिंग करते हैं और रीडेबल करते हैं। नेक्स्ट चीज़ होता है नेम ऑफ द डोनर, ये आपके रिकॉर्ड बेसिस पे आपके रजिस्टर में मेंशन करते हैं। डोनर नंबर, ग्रुपिंग सिस्टम हम मेंशन करते हैं उसमें। डेट ऑफ ड्राइंग ब्लड मेंशन करते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी 35 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कलेक्शन, 35 डेज का अपना ब्लड का टाइम रहता है कि अपन ने ब्लड कलेक्शन से 35 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी एक्सपायरी भी हम क्लियरली मेंशन करते हैं। रिजल्ट ऑफ द टेस्टेड फॉर द हेपेटाइटिस, HIV एंड सिफिलिस, ये अपन रिजल्ट उनके टेस्टेस कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही डोनेट करवाते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ है the donor blood immediately after the withdrawing should be placed in the refrigerator and stored at the temperature 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लड डोनेट होने के बाद में ब्लड बैग में स्टोर करने के बाद में इमीडिएटली हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं इसमें। नेक्स्ट, स्टोर शुड बी इंस्पेक्टेड डेली एंड prior to use the evidence of hemolysis और बैक्टीरियल कंटेनिंग। डेली बेसिस पे इसको चेक करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं डेली बेसिस पे, और हेमोलाइसिस और बैक्टीरिया कंटेमिनेशन एविडेंस कंफर्म करते हैं। तो 7th इसका है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड इन द हॉस्पिटल शुड बी डन विद इन द 30 मिनट्स इट टेक फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज। हमें क्या करना है कि ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म हमारे पास आता है, कोई ब्लड लेने आता है, किसी को रिक्वायरमेंट रहती है, पेशेंट्स को, मरीज़ को रिक्वायरमेंट रहती है, तो ब्लड बैंक से ब्लड इशू करने के
बाद 30 मिनट में पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर को एलिवेशन नहीं कर सकते। ब्लड बैंक से ब्लड बैग आपने रिसीव किया है, पेशेंट के अटेंडर ने, किसी ने भी रिसीव किया, तो विद इन द 30 मिनट तक पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको नहीं रखना है। नेक्स्ट, इफ़ द ब्लड is kept in the room temperature, the temperature of the blood will be rise above the 10 degree centigrade in the 30 minutes. If the blood is not used, it should be returned to the blood bank and refrigerator within the half hour again. अगर 30 मिनट से उसको ज़्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से 10 डिग्री से ज़्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर उसका होता है 1 to 6 डिग्री, अगर उससे 10 डिग्री इंक्रीज़ होता है और 30 मिनट से ज़्यादा अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखा, तो आपको रिटर्न टू द ब्लड बैंक उसको सबमिट करना है और 1 to 1.5 आवर या 1 आवर तक आपको स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यू विल यूज़। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ब्लड डोनर। इसके भी एक क्राइटेरिया होते हैं कि आप किससे ब्लड को डोनेट करवा सकते हो, किस किस से ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। इसके क्राइटेरिया, एक्सेप्ट ओनली वॉलंटरी रिप्लेसमेंट नॉन रिकमेंडेड ब्लड डोनर्स इफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द फुलफिल। फर्स्टली वॉलंटरी है, आप आपकी स्वेच्छा से दे सकते हो। इंटरवल बिटवीन द ब्लड डोनेशन शुड बी नॉट लेस देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से पहले आपका उसका ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आपके पास अगर कोई डोनर आता है, वो डोनेट करता है ब्लड, तो आपको उससे गाइडलाइंस क्राइटेरिया है कि आपको इससे पहले 3 मंथ्स के बिटवीन अंतराल में कोई ट्रांसफ्यूजन, आपने कोई ब्लड डोनेट तो नहीं किया है, ये आपको पूछना। अगर उसने 3 मंथ्स के बीच में ब्लड डोनेट किया तो ही और हर नॉट एबल टू डोनेट द ब्लड। वो स्पेसिफिक ये चीज़ें आपको पॉइंट वाइज नोट करना चाहिए कि 3 मंथ्स के भीतर आपको ब्लड डोनेट नहीं करना। नेक्स्ट, डोनर शुड बी इन द गुड हेल्दी फिजिकली फिट मेंटली एंड हेल्थ। जब आपके पास डोनर आता है डोनेट करने के लिए ब्लड, तो इसमें स्पेसिफिक फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए पे जो डोनर रहता है वो। ऐसा नहीं कि कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका वेट लेस देन 50 kg है और फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, आपने ब्लड डोनेट करा दिया, तो उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपन ब्लड डोनेट नहीं करा सकते उससे, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन, डोनर शुड बी नॉट बी अ जेल इनमेट और हैविंग द मल्टी सेक्स पार्टनर और ड्रग्स एडिक्ट। ये भी स्पेसिफिक आपको क्लियरिफाई करना है उसके साथ में कि जो डोनर आता है वो ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट तो नहीं, कोई ड्रग्स कंटिन्यू उसको चल तो नहीं रही है, एंटीकोगुलेंट ड्रग तो कोई सी नहीं चल रही है, एंटीप्लेटलेट ड्रग तो नहीं चल रही है। ये चीज़ें अपने को वेरीफाई करना है, उसका फैमिली हिस्ट्री लेना, पास्ट हिस्ट्री लेना है कि आपको कोई कंटिन्यू मेडिसिन तो नहीं चल रही 1 मंथ से, या कोई वायरल फीवर की मेडिसिन अभी सडनली रिकरेंट हुआ हो, फीवर भी आया हो, तो 15 डेज एटलीस्ट वेट करना है। डोनर की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती, तो वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डोनर। तो फर्स्टली, डोनर शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 55 ईयर ओल्ड, शुड नॉट बी लेस देन द 50 kg। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डोनर का वेट 55 से कम नहीं होना चाहिए, 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की। टेम्परेचर एंड पल्स शुड बी नॉर्मल, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पल्स नॉर्मल होती है। ब्लड प्रेशर शुड बी नॉर्मल विथ आउट मेडिकेशन। अगर वो कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो नहीं ले रहा है, उसको विदाउट कोई मेडिकेशन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो इट शुड बी एबल टू डू द डोनेट द ब्लड। एंड द blood pressure should be normal without medication and hemoglobin should not be less than the 12.5 grams। अगर उसका 12.5 ग्राम से कम है तो आपको उसका ब्लड डोनेट नहीं करा सकते और ब्लड नहीं ले सकते उससे। नेक्स्ट, शुड बी फ्री फ्रॉम द स्किन डिसीज, साइट फ्लेबोटोमी एंड फ्लेबाइटिस एंड अदर स्किन डिसीजेस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कोई मेजर स्किन डिसीज़ नहीं होना चाहिए उसको, पेशेंट को, डोनर को। 7, शुड बी फ्री फ्रॉम द डिसीज एंड ट्रांसमिसिबल बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
and the arm and forearm of the donor should be free from the skin puncture and scar and inactivated and professional donors and drug addiction of the self injection narcotics. कोई भी ऐसी ड्रग नहीं लेता हो डोनर की नार्कोटिक ड्रग्स का एडिक्ट है और अदर कोई प्रोफेशनली डोनर हो, that should not be donate to the blood for the other requirement persons. Continue requirement of the history should be collected. The regarding intake of the oral contraceptive is not at the disqualify. उसका हिस्ट्री नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का मेल फीमेल का स्पेशली. द पेशेंट एंड एंटीबायोटिक शुड बी एक्सेप्टेड 1 वीक आफ्टर द लास्ट डोज. अगर कोई किसी कारण से वायरल फीवर या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हो डोनर को और उसने लास्ट, ये ध्यान रखना है कि 7 डेज़ के भीतर भीतर कोई एंटीबायोटिक नहीं ली हो. Differ the donor from the prior and mention the indication below the. कंडीशंस अपन ने एक्सप्लेन करी, इसके बीच में आपको नहीं करना. अबॉर्शन हुआ तो 6 मंथ का पीरियड रहता है, 6 मंथ के भीतर भीतर वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. हिस्ट्री ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन 6 मंथ है. मेजर सर्जरी ऑफ द 12 मंथ्स, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई तो आपको ब्लड डोनेट नहीं कराना. टाइफाइड फीवर 12 मंथ्स आफ्टर द रिकवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द मलेरिया डूली ट्रीटमेंट 6 मंथ है. एंड द ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का डिलीवरी के बाद 12 मंथ्स तक आप नहीं करा सकते. इम्यूनाइजेशन 15 डेज का रहता है. एंड नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू द रिसिपेंट्स. कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ब्लड को, तो फर्स्टली अपन इसका डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड. When the sending the recipients the blood sample for the grouping and cross matching with the following identification. First, recipient's name, जो ब्लड लेने वाला है उसका नेम, हॉस्पिटल नंबर्स, बेड नंबर, वार्ड नंबर, etc. Second, a request form written the signed by the doctor should be accompanies and specimen it should be contain the follow recipient names and hospital name, bed number and name of the physician and extra amount of the blood or blood components requested. Like this अपन ने डिस्कस किया था कि ब्लड कंपोनेंट्स, फर्स्टली प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स एंड होल ब्लड सेल्स, WBC. तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका भी आपको मेंशन करना है कि स्पेसिफिक उसको रिक्वायरमेंट है. जैसे प्लेटलेट का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट लॉस हो गई, क्लोटिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्लोटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, लेस देन 1 लाख प्लेटलेट हो गया और कहीं से ब्लीड हो गया, तो उस कंडीशन में मे बी रिक्वायर्ड ऑफ द प्लेटलेट कंसंट्रेशन. तो आपको स्पेसिफिक उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ब्लड रिक्वायरमेंट है आपको. होल ब्लड रिक्वायरमेंट है, पैक्सल रिक्वायरमेंट है, प्लेटलेट रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक. देन डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर, आपको उसका डायग्नोसिस के ऊपर लिखना है. सीवियर एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या अदर सर्जरी उसके जिसके कारण से RTA का पेशेंट है, अदर जो कंडीशंस है और उसका डायग्नोसिस है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा रिटन फॉर्म में. एंड ब्लड ग्रुप उसका मेंशन करना. थर्ड वन, when blood or blood product have been administered, verify the all identification information on the report of the cross match and the patient identification. If there is any error of the sampling should be sent back to the blood bank. कोई क्यूरी है अपने को कि जैसे पेशेंट का नाम आपने दिया है, आपने रिक्वेजिशन फॉर्म मेंशन किया, उसमें ग्रुपिंग मेंशन किया, आपने पेशेंट का नाम, डायग्नोसिस मेंशन किया, तो प्रॉपर फॉर्म में पेशेंट का नाम और ग्रुपिंग प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा फॉर्म में. अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो रिटर्न टू द ब्लड बैंक और क्लियर करें. नेक्स्ट, होल ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द अप्रोप्रिएट स्टेराइल प्रायोजन फ्री ट्रांसफ्यूजन. आपको क्या करना है, IV सेट लेना, स्टेराइल IV सेट लेना, स्टेराइल प्रोसीजर के थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना. फर्स्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले आपको क्रॉस मैचिंग करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट करना, कंसल्टिंग करना एंड ट्रांसफ्यूजन का टाइम फिक्स करना है एक आपको.
फिजिकली उसको असिस्ट करना है, वाइटल्स चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, बीपी चेक करना, आपका पल्स रेट चेक करना, रेस्पिरेटरी एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर चेक करना। उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट, carry to the taken the prevent introduction of the air into the upper bed. And next one, no medication should be added to the unit of the blood administration through the same IV system. They may be cause of the damage the red blood cells. जब आप ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक ये ध्यान देना है कि जब आपने जो कैनुला लगाया जिससे आप आईवी ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो ब्लड, उसके साथ में कोई अदर मेडिकेशन ट्रांसफ्यूज़न ना करें, आप एडमिनिस्ट्रेड ना करें कि जैसे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो आईवी सेट लगाया, ट्राईवे कनेक्ट करके आपने कोई अदर मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, आइनोटोप सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, या अदर जो मेडिकेशन रूटीनली आपकी चल रही है वो उसके साथ में ट्रांसफ्यूज़ ना करें। ये स्पेसिफिक आपको स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हेमोलाइटिक प्रोसेस हो सकती है। उस कंडीशन में पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो स्पेसिफिक ध्यान रखें। एक आईवी लाइन से आपको इंट्राविनसली ओनली ब्लड देना, सेकंड आपको कोई मेडिकेशन देना तो अदर आईवी लाइन यूज़ करें। If IV infusion are to be given immediately before the, during of the, after the blood transfusion, always use the physiological saline to prevent the hemolysis or blood tubings. Use 18 GB cannula for the infusion to prevent the blockage and other complications. जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन करते हैं तो उसके लिए स्पेशली 18 गज का जो कैनुला होता है उसको आप पेशेंट को लगाएं, जिससे क्या रहता है कि ब्लड क्लोटिंग का प्रॉब्लम ना हो। जब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं 3 to 4 आवर्स में अपन ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, फर्स्टली 8 to 10 ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं अपन इनिशियली, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं उसको 10 ड्रॉप से 15 ड्रॉप से, ऐसे करके 3 to 4 आवर्स में वार्ड टेम्परेचर में अपन, अगर किसी पेशेंट का लेस देन 5 ग्राम रहता है तो उसको स्लो 5 आवर्स तक देते हैं, और उसका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अपन, लेस देन 20 डिग्री तक रखते हैं, 15 डिग्री के अराउंड मेंटेन करके रखते हैं, जिससे क्या जो ब्लड बैग है और ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो इसके रिगार्डिंग। तो 18 गज का कैनुला यूज़ करना है, जिससे क्लॉट को अपन प्रिवेंट कर लेंगे। 9, एडजस्ट द रेट ऑफ द फ्लो 5 to 10 ml पर मिनट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स। स्टार्टिंग का जो पीरियड्स रहता है 30 मिनट्स का, उसमें 5 to 10 ml पर मिनट आपको ट्रांसफ्यूज़ करना ब्लड, ताकि कोई पेशेंट को रिएक्शन हो, कोई हेमोलाइटिक रिएक्शन होती है, कोई कंडीशन बनती है, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उस कॉम्प्लिकेशन को, ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, कम से कम में अपने को पता चल जाए और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सीरियस कंडीशन ना बने। इसलिए अपने को 5 to 10 ml पर मिनट अपने को ट्रांसफ्यूज़ करना, और ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट्स आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन करना है, कोई ब्लड हेमिच्यूरिया तो नहीं आ रहा है, यूरिन में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो ना हो रहे। तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन करना। द सबक्यूवेंट फ्लो रेट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स एंड द नीड फॉर द रैपिड ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसफ्यूजन करना पेशेंट को, तो किस किस कंडीशन में, जैसे पेशेंट का सीवियर लॉस हो रहा है, कोई सर्जरी हो रही, तो उस कंडीशन में अपन उसका ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं वॉल्यूम। 10 to 15 ml पर मिनट बोला है, इससे भी अपन धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट धीरे धीरे अपने को 5 to 10 ml पर मिनट्स देना है, उसके बाद में ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर देना पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ऑब्ज़र्व करना पेशेंट को कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, कोई हेमोलाइटिक चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई डेवलप तो नहीं हो रहा है कॉम्प्लिकेशन, इनके बारे में अपने को स्पेशली ध्यान रखना। Whole blood and pack cells are administered cold. No attempt is the made of the heart, the blood. It may be allowed to the stand in the room temperature 30 minutes before it the administration. 30 मिनट के लिए अपन रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पहले। आपको लगाने से पहले 30 मिनट तक आप रूम टेम्परेचर में मेंटेन करके रख सकते हैं। टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर में मोर देन 30 मिनट्स से होते हैं तो आपको रिटर्न टू द ब्लड बैंक एंड स्टोर 1 to 1.5 hours इन द 1 to 6 degree temperature, then you will use the blood. Once the blood
is expected to the atmosphere should be declared. एंड नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करेंगे वॉच द पेशेंट केयरफुली फॉर ऑनसेट ऑफ द एनी कॉम्प्लिकेशन एंड अकर द इमीडिएटली रिपोर्ट टू द फिजिशियन। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते, कोई रिएक्शन होती, उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है और इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियन एंड कंसल्टेंट ट्रीटिंग डॉक्टर्स। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड द मेड थ्रो द प्रोसीजर, रेट द फ्लो, धीरे धीरे इंक्रीज करना। साइन ओवर द सर्कुलेटरी ओवरलोड, यूरिन आउटपुट आपको मेज़र करना। द डिटेल साइट फॉर द साइन ऑफ द इन्फ्लामेटरी एंड हीमोटोमा, आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उस साइड में देखना कोई हीमोटोमा तो नहीं बन रहा, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, तो फ्लेबाइटिस को प्रिवेंट करना है, और कोई हीमोटोमा तो नहीं। अगर सडन आपको हीमोटोमा या ऐसा दिखता है तो स्टॉप द ब्लड। रिएक्शन टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेटेंसी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेस्ट, कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबली, record on the nurse record with the date and time and amount of the blood administration and the group of the blood and type of the blood and the red flow and any reaction observed and any medication administered. फर्स्टली नर्स को रिकॉर्ड करना है डेट एंड टाइम, पेशेंट का नेम, आइडेंटिफिकेशन, फिजिशियन का नाम, कलेक्शन डेट, डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ एक्सपायरी, ब्लड बैंक नंबर एंड नेक्स्ट उसको ऑब्जर्व करना, ये सारा रिकॉर्ड रखना, रिटर्न रिकॉर्ड रखना। ट्रांसफ्यूजन टाइम पर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे आपको स्टार्टिंग टाइम लिखना, उसका डेट लिखना, मेंशन करना। ड्रॉप पर एमएल आपको मेंशन करना, पर मिनट आपने 5 to 10 ml पर ड्रॉप्स दे रहे। ये सारा एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन रिटर्न बेसिस। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस, क्या क्या ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइंस है। रिक्विजिशन फॉर्म आपके पास होना है टू मेक द प्रोविजन फॉर ब्लड कंपोनेंट्स एंड अ न्यू ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म हैज़ बीन द इंट्रोड्यूस एंड रिक्वेस्ट फॉर द रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी सेंड द 24 hours इन द एडवांस। आपको 24 घंटे से पहले रिक्विजिशन फॉर्म्स देना है। The carbon copy of the requisition form should be kept in the case sheet and should be sent to the blood bank. When the blood is needed, the carbon copy will be written by the blood bank and along with the blood components. The blood request form will not be accept if it is not signed found to be incomplete. ये कुछ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन है। प्लाज्मा कंपोनेंट्स वंस इन द थ्रो कैन नॉट बी फ्रोजन। ये गाइडलाइंस से क्या क्या आपको देना है, जिसे आपने रिक्विजिशन फॉर्म मेंशन किया है। रिक्विजिशन फॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट आपने मेंशन किए, प्लाज्मा चाहिए आपको, प्लेटलेट चाहिए, स्पेसिफिक रेड ब्लड सेल्स चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपको फिल्ड करके रखना। और ये 24 घंटे से पहले आपको मेंशन करना, 24 hours पहले आपको मेंशन करके ये कंप्लीट करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें मेजर चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफ्यूजन, द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स शुड बी मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड के कंपोनेंट्स को जो रेगुलेटिंग है उसका, उस टाइम ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। ट्रांसफ्यूजन शुड बी गिवन विद द स्टेराइल पायोजेंस फ्री एंड डिस्पोजेबल set with the filter, and transfusion should be started and immediately on the recipient's blood components. आपने ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली जैसे ही ब्लड आपके पास कलेक्ट करते हो आप ब्लड बैंक से, तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन करना। वार्निंग साइंस देखना है उसमें। वार्मिंग ऑफ द ब्लड एंड बॉडी टेम्परेचर शुड बी डन इन केस ऑफ द रैपिड ट्रांसफ्यूजन, massive transfusion and replacement by the transfusion of the 10 unit of the red cells in 24 hours, exchange transfusion and other complication. The blood should not be warm above the 37 degree temperature. आपको 37 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा उसको नहीं रखना है, इसी में मेंटेन करना है। मेडिकेशन शुड नेवर बी एडेड टू द होल ब्लड और कंपोनेंट्स। कोई भी कंपोनेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में कोई मेडिकेशन आपको ऐड नहीं करना।
Red blood cells should not be administered with the IV solution and containing calcium dextrose and Ringal solutions. Special consideration for the use of the component therapy. तो component therapies में क्या क्या यूज़ करना है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंडिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन. होल ब्लड में 350 to 450 ml आता है. इसका क्वांटिटी आता है आपको 350 ml से 450 ml मिलेगा. होल ब्लड सेल्स. इंडिकेशन एक्यूट ब्लड लॉस एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. इंडिकेशन क्या क्या है? सडन एक्यूट ब्लड लॉस हुआ, उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हुआ, तो उस कंडीशन में होल ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है. इंस्ट्रक्शन इसके मस्ट बी ABO RH फैक्टर एंड compatible. नेवर ऐड एनी मेडिकेशन एंड कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन विद इन द 4 आवर्स. 4 घंटे के अंदर अंदर आपको इस होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है. मैं जिसको भी रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स को, इस बीच में, इस ड्यूरेशन में उसमें साथ में कोई भी मेडिकेशन ऐड नहीं करना उस कंपोनेंट में. नेक्स्ट होता है पैक्ड रेड सेल्स होती है. ये कंपोनेंट होता है 250 ml में क्वांटिटी में आता है. ये किस किस इंडिकेशन में देते, किस किस कंडीशन में देते हैं? एनीमिया देते हैं, एक्यूट ब्लड लॉस में देते. दो कंडीशंस होती है, एनीमिया एंड एक्यूट ब्लड लॉस. दो कंडीशन में अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं पैक्ड सेल ब्लड. इसके इंस्ट्रक्शन है मस्ट बी ABO RH फैक्टर एंड कॉम्पेटिबिलिटी. नेवर एड एनी मेडिकेशन एंड कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन विद इन 4 आवर्स. सेम एज इट इज़. इसको 4 घंटे में ट्रांसफ्यूज करना और कोई मेडिकेशन उसके साथ में ऐड नहीं करना. नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका प्लेटलेट. क्वांटिटी 50 to 69 ml आता है. इसकी क्वांटिटी 50 ml से 69 ml तक आता है. इंडिकेशन किन किन कंडीशंस में अपन पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लीडिंग ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं. तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में देते हैं. प्लेटलेट फंक्शनिंग डिफेक्ट. प्लेटलेट का जो फंक्शनिंग होता है वो डिफेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में. दो कंडीशन में अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं प्लेटलेट का. या तो प्लेटलेट सडन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, उस कंडीशन में प्लेटलेट अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं. तो इसका अमाउंट आता है, जो क्वांटिटी आती है वो 50 to 69 ml अपने पास आता है. तो इसको ट्रांसफ्यूज करना रहता है. इंस्ट्रक्शन शुड बी ABO compatibility and ERUFIS using the standard blood administration set. स्टैंडर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लेना आपको. एज सुन एज रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लड बैंक. जैसे आप रिसीव करते हो उसको आपको कंप्लीट करना. कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन विद इन द 30 मिनट्स. अभी अपन ने पढ़ा 4 आवर्स में अपने को होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, रेड ब्लड को भी ट्रांसफ्यूज करना है, वो भी 4 आवर्स में. बट प्लेटलेट्स का विद इन 30 मिनट्स में आपको ट्रांसफ्यूज करना. ब्लड बैंक से आपके पास रिसीव होता है, इमीडिएटली आपको ट्रांसफ्यूज करना और 30 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखना है. 30 मिनट्स में आपको ट्रांसफ्यूज करना है. नेक्स्ट आता प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. ये 150 ml टू 180 ml आता है प्लाज्मा. हैज़ बीन. ये किन किन कंडीशन में प्लाज्मा देते हैं? इंडिकेशंस इसके बताते हैं. प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लीडिंग ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्लेटलेट फंक्शनिंग डिफेक्ट. सेम एज इट इज. प्लेटलेट का फंक्शनिंग डिफेक्ट होता है उस कंडीशन में, और प्लेटलेट डाउन हो जाती है इस कंडीशन में देते हैं. प्लेटलेट का डिफेक्ट हो जाता है, फॉर्मेशन में, फंक्शनिंग में डिफेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन में अपन देते हैं. सेम एज इट इज़. इसका भी क्रॉस मैचिंग होगा. शुड बी ABO compatibility and compatibility and infuse and using the standard blood transfusion sets. as soon as receive from the blood banks इसको ट्रांसफ्यूज करना. कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन विद इन द 30 मिनट्स. सेम एज इट इज़. 30 मिनट्स में आपको करना है इसको कंप्लीट. दिस आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अपन ने पढ़ा है, क्वांटिटी पढ़ी है. अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट FFP. FFP को अपन ट्रांसफ्यूजन करने के लिए इसकी क्वांटिटी आती है 160 ml से 200 ml की क्वांटिटी में अपने पास आता है एक रिक्विजिशन फॉर्म पे. इंडिकेशन क्या होते हैं? FFP क्या होता है? इट इज़ डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ FFP की. इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्लड that has been constituted and separating frozen soiled at the 18-degree temperature within the 16-hour concentration. 6 घंटे में ये अपन कलेक्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. होल ब्लड से सेपरेट करते हैं इसको, तो 6 घंटे का टाइम इसमें लगता है. 160 ml से 200 ml के अराउंड
अपने को ये प्रॉपर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मिलेगा। होल ब्लड अपन पेशेंट डोनर से लेते हैं, उसमें से अपन सेपरेट करते हैं 160 ml टू 200 ml FFP। इंडिकेशन क्या रहता है? मल्टीपल कोगुलेशन फैक्टर एंड डिफिशियंसी DIC, disseminated and intravascular coagulation, thrombotic and thrombocytopenic and purpura में होता है, and hemophilia, lack of blood clotting factors and congenital acquired। इन कंडीशंस में अपन FFP को ट्रांसफ्यूज करते हैं। मस्ट बी ABO on compatibility and infuse using the standard infusion sets। Infuse the immediately using the standard set and ABO compatibility product। नेक्स्ट प्रोडक्ट सिंगल डोनर प्लाज्मा। सिंगल डोनर प्लाज्मा सेमेजिटिस वही रहता है, उसी का रहता है 160 ml टू 200 ml। अपन डोनर से कलेक्ट करते हैं और पेशेंट को देते हैं, उसको सेपरेट करके वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए देते हैं। मस्ट बी ABO काउंटेबिलिटी, सेमेजिटिस आपको चेक करना है और इसको 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना, 2 घंटे में इसको ट्रांसफ्यूज करना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन या स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फर्स्टली हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फर्स्टली हो सकती है हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या होती है इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अगर ड्यू टू द ABD incompatibility, it is the characterized by the fever with the chills and headache, the dyspnea and cyanosis, tachycardia, bradycardia. It may be progress, shock, drop in the blood pressure। हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सडन पेशेंट को या तो हेडेक हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, ट्रैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। ये कंडीशंस डेवलप होती है पेशेंट में। उस कंडीशन में अपने को ऑब्जर्व करना है। नर्सिंग एक्शन इन द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नर्सिंग को क्या रिएक्शन लेना है, उस पर एक्शन लेना है, वो देखना है। ऑब्जर्वेशन द पेशेंट क्लोजली फॉर द 10 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। इमीडिएटली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते तो 10 मिनट के लिए आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन करना। डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन व्हेन द रिएक्शन असिस्ट। जब आपको लगता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन कोई रिएक्शन हो रही है, रेसेस हो रहा है, रेडनेस हो रही है, या ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया, BP लो हो रहा है, BP हाई हो रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? डिसकंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप करना है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। सेंड द डोनर ब्लड बैंक, जो आपके पास ब्लड है उसको ब्लड बैंक में लेबोरेटरी में सेंड करना। रीटेस्टिंग, एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड्स प्रोमोटिंग द डायरेटिक एंड कंसंट्रेशन शॉक। आपको डायरेटिक्स देना और उसका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करके रखना। IV फ्लूइड्स आपको ट्रांसफ्यूज करना। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस मॉनिटर करना आपको, BP, पल्स, टेम्परेचर, ये मॉनिटरिंग करना। मेंटेनिंग इनटेक आउटपुट आपको मेंटेन करना रखना। आउटपुट स्पेशली आपको देखना है कि आपने ट्रांसफ्यूज किया, उसके बाद आउटपुट किया कितना आया है और कितना आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, उसका वॉल्यूम कितना था। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, आपका आउटपुट नहीं आ रहा तो कार्डियक लोड बढ़ने लगेगा और अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं पेशेंट को। एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन टू रिलीव द डिस्निया। एडमिनिस्टर्ड करना आपको ऑक्सीजन, उसका ब्रीथिंग डिफिकल्टी कम हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम कम होगी। देन पढ़ेंगे अपन पायोजेनिक रिएक्शन। पायोजेनिक रिएक्शन क्या होती है? इट इज अकर द रिजल्ट ऑफ द पायोजेनिक सब्सटेंस इन द ट्रांसफ्यूजन ट्यूबिंग फ्रॉम द improper preparation of the donor site or not following aseptic technique from the improper refrigeration। पायोजेनिक रिएक्शन कब हो सकती है? कि किसी कंडीशन में डोनर साइट से अपन ने ब्लड कलेक्ट किया, उसका उस टाइम पे अपन ने जो ट्रांसफ्यूजन सेट यूज़ किया है वो प्रॉपर वे में नहीं किया, स्टेराइल प्रोसीजर नहीं किया, उस कंडीशन में भी डेवलप ऑफ द पायोजेनिक रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर विद द चिल्स एंड नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, हेडेक, बैकएक एंड डिलीरियम एंड शॉक। इन कंडीशंस होती है जब पायोजेनिक रिएक्शन होती, तो पेशेंट को जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में अपन देखेंगे फीवर, चिल्स एंड नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये आपको दिखता है तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना और ये पायोजेनिक रिएक्शन में इंक्लूड करना है।
नेक्स्ट होता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द रैशेस, इचिंग एंड लेरेंजियल एडिमा एंड ब्रोंकियल स्पाज्म हो सकता है सीवियर केसेस में। एलर्जिक रिएक्शन होती है जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस कंडीशन में उसको इचिंग हो सकती है, रैसेस हो सकता है, लैरिंगो एडिमा हो सकता है, लेरेंजियल एडिमा हो सकता है, ब्रोंकियल स्पाज्म हो सकता है, और सीवियर कंडीशन में उसको प्रॉब्लम, सीवियर केसेस में प्रॉब्लम आने लग सकती है। नेक्स्ट फोर्थ वन होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। द पेशेंट विद द एनीमिया एंड द हार्ट कंडीशन लाइक द हार्ट overload and preventing the circulatory and overload the patient they may be given the small volume packed cell in the place of the whole blood cells। मे भी सर्कुलेशन ओवरलोड में क्या हो सकता है कि पैक सेल अपन ने रिक्विजिशन फॉर्म में दिया और उधर से होल ब्लड आपके पास आ गया, पेशेंट के पास रिसीव हो गया, आपने क्रॉस मैचिंग नहीं करा, आइडेंटिफिकेशन नहीं करा, रिक्विजिशन फॉर्म आपने कंफर्म नहीं किया, आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया होल ब्लड, तो ओवरलोड बॉडी में हो जाएगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मे बी पॉसिबिलिटी उसको अदर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, जिसके कारण से उसको क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, सेंटिनल इवेंट हो सकती है, पेशेंट का डेथ हो सकता है, या अदर कंडीशन डेवलप हो सकती है। This type of the complication during the transfusion, blood transfusion। नेक्स्ट प्रिकॉशन टू बी टेकन आर, क्या क्या प्रिकॉशंस अपन को लेने हैं वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द ब्लड वेरी स्लोली, आपको स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत स्लो में एडमिनिस्ट्रेट करना। चेक पल्सेस एवरी 15 मिनट्स, ट्रैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आपको चेक करना। एग्जामिन द पेशेंट नेक वेंस एंड फुलफिल विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ द सर्कुलेटरी ओवरलोड। आपको एग्जामिन करना है पेशेंट को, पल्स देखना है उसका, कैरोटिड पल्स देखना है, जेवीपी देखना है, जुगुलर विनस प्रेशर चेक करना है कंटिन्यू, कि जब आपने ट्रांसफ्यूज किया तब नॉर्मल था, अभी इंक्रीज होता, कार्डियक ओवरलोड बढ़ रहा, जेवीपी राइज्ड हो रही। इस कंडीशन में जुगुलर विनस प्रेशर आपको एग्जामिन करना। असिस्ट द सेंट्रल विनस प्रेशर भी आपको चेक करना है साथ में। ऑब्जर्वेशन द पेशेंट फॉर द सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज। अदर सिम्टम्स रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड करना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, डिस्निया तो नहीं हो रहा, सैचुरेशन फॉल तो नहीं हो रहा पेशेंट का, ये चेक करना। गिव अ मिनट ऑफ अमाउंट ऑफ द ब्लड एट द टाइम, आपको जो अमाउंट रहता है वो उसी टाइम में फिनिश करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना और बहुत फास्ट भी नहीं लेना। इफ़ द पेशेंट डेवलप एनी साइन एंड सिम्टम, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने स्टार्ट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन कोई रिएक्शन होती है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, तो तुरंत आपको स्टॉप करना और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। फिफ्थ, ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक द हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड फाइलेरिया, सिफिलिस, एचआईवी एंड मोर द प्रोन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। During the blood transfusion, donor should be asked the history of the having the disease. All the investigations should be carry out the identification and infectious disease। जब अपन डोनर से ब्लड डोनेट कराते उस टाइम पे आप